हो गया स्टार्ट। हेलो 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 गेट सर उड़खा देंगे। जैसा कि हमने कल एक न्यू टॉपिक आपका शुरू कर दिया था गिज्जू भाई वधेका का, उसमें हमने लाइफ स्केच बताया था आप लोगों को और इसके अलावा हमने उनके एजुकेशनल थॉट्स बताए थे, शिक्षा का अर्थ मीनिंग्स ऑफ एजुकेशन बताया था अकॉर्डिंग टू गिज्जू भाई वधेका। आज हम बताएंगे आपको कि गिज्जू भाई के अनुसार बाल केंद्रित शिक्षण क्या है अकॉर्डिंग टू गिज्जू भाई चाइल्ड सेंटर्ड टीचिंग। इसमें उनने बाल केंद्रित शिक्षण पद्धति में ये बताया है कि किस प्रकार से बालकों को किन शिक्षण पद्धतियों के द्वारा बालक को सिखाया जाए, किन शिक्षण पद्धतियों के द्वारा बालक को सिखाया जाए बाल केंद्रित शिक्षण। जैसा कि हमने कल आपको बताया था कि गिज्जू भाई वधेका का कहना ये था कि शिक्षण विधियां जो हैं, जो टीचिंग मेथड जो हैं, वो बालक के योग्यता अनुसार उनकी एबिलिटीज़ जो हैं और उनकी जो रुचियाँ हैं उनके अनुसार बालक को शिक्षण पद्धतियाँ के थ्रू सिखाया जाए। इसके अतिरिक्त उन्होंने विभिन्न विषयों पर अलग अलग शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग किया है। तो उसमें फर्स्ट आता है शिक्षण पद्धति में कि गिज्जू भाई के अनुसार मातृभाषा की शिक्षण विधि। गिज्जू भाई की जैसा कि हमने कल बताया था आपको कि इनकी हमने दो कृतियों के बारे में बताया था, दो रचनाओं के बारे में, मोस्ट इम्पॉर्टेंट दिवा स्वप्न और उसके बाद में सेकंड बताई थी हमने आपको प्राथमिक शाला में भाषा शिक्षण। तो गिज्जू भाई की एक और अनुपम कृति जो है सेकंड, जो प्राथमिक शाला में भाषा शिक्षण, इस पुस्तक में एक शिक्षक और बालक के बीच में जो कंसल्ट हुआ है, जो चर्चा हुई है, जो बात हुई है, जिससे कि बालक में भाषा का विकास हो, जिससे कि बालक में भाषा का विकास हो। तो इनके अनुसार सबसे पहले बालक को वाचन सिखाया जाए, मतलब कि पहले बालक को शब्दों को बोलना सिखाया जाए, वाचन करना सिखाया जाए, बोलना सिखाया जाए। इसके पश्चात लिखना। इसके लिए उन्होंने बताया कि अंगुलियों की सहायता से कलम को पकड़ने का तरीका कैसा होना चाहिए, पेंसिल पर बालक किस तरीके से काबू कर पाए, पेंसिल को किस तरीके से प्रॉपर तरीके से वो पकड़ पाए और किस तरीके से वो पेंसिल को मोड़ सके, कलम को किस तरीके से मोड़ सके, और विभिन्न आकृतियों से अक्षर आकृति तक आना लेखन की पहली आवश्यकता है कि ऑल ऑफ फर्स्ट बालक प्रॉपर तरीके से पेंसिल को पकड़ सके, इच्छानुसार उसको मोड़ सके। मोड़ेगा क्यों? क्योंकि जब कोई आकृति बनानी होगी, जब कोई डायग्राम बनाना होगा कुछ, तो उसको घुमाना होगा, झुकाना भी पड़ेगा पेंसिल को। तो मतलब प्रॉपर तरीके से पेंसिल पर काबू पाना, यह है लेखन की पहली आवश्यकता। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं हम कि गिज्जू भाई के अनुसार कविता शिक्षण, कि बालक को सिखाने के लिए मातृभाषा शिक्षण की आवश्यकता होती है और दूसरी बालक को कविता के द्वारा भी सिखाया जा सकता है। तो छात्रों का लोकगीतों के माध्यम से
काव्य शिक्षण किया जाना चाहिए। बालक का लोकगीतों के माध्यम से काव्य शिक्षण किया जाना चाहिए। लोकगीतों या ग्राम्य गीतों में स्पष्टता और उचित विषय वस्तु होने के कारण बालक उनकी ओर शीघ्र आकर्षित होगा, उनसे शीघ्र और बहुत जल्दी सीखेगा। इनका कहना ये था कि बालक के सामने इस तरीके की कविता या इस तरीके की पोएम्स रखी जाए जिसकी भाषा जो हो बहुत इजी हो, जो वो आराम से सीख सके, और कविता इस तरीके की होगी जो रोचकपूर्ण हो, रुचिपूर्ण हो, जिसमें वो इंटरेस्ट लेगा तो स्वाभाविक सी बात है कि वो उस चीज़ को जल्दी सीखेगा। इसके अलावा उन्होंने बताया है, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं हम, कि गीजू भाई के अनुसार व्याकरण शिक्षा, उनका कहना यह है कि जिस तरीके से आजकल जो व्याकरण की शिक्षा सिखाई जाती है, जो ग्रामर सिखाया था, उसके लिए अलग से कालांश लगाए जाते हैं, अलग से पीरियड्स लगाए जाते हैं क्लास में। ऐसा नहीं होना चाहिए। उनका कहने मतलब ये है कि जो व्याकरण जो है वो विषय के साथ ही पढ़ाना चाहिए। जो क्लास में जो सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है, जो सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, उसके साथ ही व्याकरण को भी सिखाया जाए, उसके लिए अलग से कालांश ना लगाया जाए। उनका मतलब ये था जैसे कि लेसन में संज्ञा है, सर्वनाम है, विश्लेषण है, वर्ब हैं, ठीक है, क्रिया, इनके लिए पहचान करने के लिए बालक को ये सब चीज़ें खेल खेल में सिखाना चाहिए। जैसे कि उनका मतलब ये था जैसे कि हिंदी जो है, हिंदी में व्याकरण है, इंग्लिश में व्याकरण है, इनको बालक की हिंदी के पीरियड में ही सिखाया जाए, अलग से उसका कालांश ना लगाया जाए, अतिरिक्त उसके ऊपर बोझ ना डाला जाए। इसके बाद में हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं कि इतिहास और भूगोल का शिक्षण किस प्रकार से कराना चाहिए था। उनका ये था कि बालकों को इतिहास का शिक्षण जो है वो कहानी के माध्यम से कराना चाहिए। कहानी के माध्यम से इतिहास विषय को पढ़ाने से उसमें रोचकता बढ़ती है, वो चीज़ों को जल्दी से सीखेंगे, रुचि लेंगे उसको सीखने में। इसके अलावा भूगोल पढ़ाने के लिए ग्लोब है और मानचित्र है, ग्लोब और मानचित्र की सहायता से तथ्यों को स्पष्ट करना चाहिए। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं कि चित्रकला का शिक्षण किस प्रकार से होना चाहिए। गिज्जू भाई के अनुसार चित्रकला का शिक्षण जो है उन्हें उसमें बालकों को वस्तुओं के नाम या वह वस्तु दे करके उनकी आकृति बनाने के लिए कहना चाहिए। प्रारंभ में तो वह जो डायग्राम बनाएंगे, जो चित्र बनाएंगे, उनमें क्लियरिटी नहीं होगी, वह बिल्कुल साफ नहीं होगा, लेकिन वो बार बार उसको रिपीट करेंगे, बार बार बनाना सीखेंगे तो उसमें क्लियरिटी भी आ जाएगी, उसमें स्पष्टता भी आ जाएगी और ठीक बनाने लगेंगे। और अच्छे चित्रों को, अच्छे जो चित्र हैं उनको प्रदर्शन हेतु रखवाना चाहिए। इससे बालकों को प्रोत्साहन मिलता है कि उसने बहुत अच्छा बनाया है तो हमें भी इस तरीके से बनाना चाहिए, हमें भी सीखना चाहिए। इसके बाद में नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट की तरफ हम बढ़ते हैं कि गिज्जू भाई के अनुसार खेलकूद। तो उन्होंने ये कहा है कि बालक को पढ़ाने के साथ साथ खेलकूद स्पोर्ट्स के लिए अलग से एक पीरियड लगाना चाहिए और इसमें सिर्फ बालक को खेलना ही है, सिर्फ मौज मस्ती, एंटरटेनमेंट और कुछ नहीं। उसमें उनका मतलब ये था कि उसमें ऐसा ना हो कि आप उसमें कोई ऐसी प्रतियोगिता रख दो जिसमें कि हार और जीत इन्वॉल्व हो, ऐसा कुछ नहीं है। बालक को सिर्फ एंटरटेनमेंट करना है, अपना माइंड फ्रेश करना है। तो यह था, हमने आपको बताया टीचिंग मेथड इनके। इसके बाद में अब हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स की तरफ पढ़ते हैं कि बाल साहित्य, चाइल्ड लिटरेचर। वैसे बाल साहित्य आप लोगों ने को मैं आप एक्सप्लेन कर दूं, बाल साहित्य का मतलब होता है जो बालक के लिए पढ़ने के लिए जो कॉमिक्स वगैरह जो आती थी, चंपक है, चाचा चौधरी, इस तरीके की, ठीक है। तो उन्होंने एक चाइल्ड लिटरेचर, एक बाल साहित्य का निर्माण किया था
तो बाल साहित्य में गिज्जू भाई की देन बहुत महत्वपूर्ण है। गिज्जू भाई ने अपनी रचनाओं में, अपनी कृतियों में बालक की रुचि और उनकी क्षमता, बालक की रुचि और उनकी क्षमता का बहुत ध्यान दिया है। उनकी आयु जो है और उनके विकास के अनुरूप साहित्य की रचना की उन्होंने। मतलब उन्होंने बालक की एक आयु जो है, अगर वो 2.5 साल का है या 5 साल का है या 6 साल का है, तो उसकी आयु और उसके विकास के अनुरूप उन्होंने साहित्य की रचना की है। और पहले बाल साहित्य में जो पुरानी शैली जो थी, उन्होंने पुरानी शैली जो है उसको में बदलाव किया और कहानी और कविताओं के माध्यम से जो उपदेश दिए जाते थे उन सब में उनने परिवर्तन किया है। तो गिज्जू भाई ने इस बाल साहित्य में जो पुरानी शैली थी उसका पूर्णतया परित्याग किया है। उनका कहना यह था, उनका मत यह था, उनका कथन यह था कि बालक को इस योग्य होना चाहिए कि वह स्वयं कुछ निर्णय ले सके, वह स्वयं कुछ निर्णय ले सके। और कविता और कहानी में इतना शक्ति होनी चाहिए, इतनी पावर हो कि वह बालक के मन पर प्रभाव डाले, जो बालक के मन पर प्रभाव डाले। तो गिज्जू भाई ने इस दृष्टि से बालक की रुचि और प्रकृति के अनुसार बाल साहित्य की रचना की। इसके अलावा गिज्जू भाई की अनेक कहानियाँ जो हैं और रचनाएं जो हैं उनका हिंदी में अनुवाद भी किया गया, हिंदी ट्रांसलेट भी किया गया उनका, जिसमें से मूर्ख ब्राह्मण, भूत का भाई जैसी अनुवादित कहानियाँ जो हैं वो हिंदी भाषा क्षेत्र में बालक बहुत ही रुचि लेके पढ़ते हैं। गिज्जू भाई को बाल साहित्य का सम्राट कहा जाता था। गिज्जू भाई को बाल साहित्य का सम्राट कहा जाता था। उनको बाल साहित्य का सम्राट कहते हैं। इसके अलावा गिज्जू भाई की हम एक बार और रिपीट कर देते हैं भाई, 1 नंबर का ये क्वेश्चन रखा है एग्ज़ाम में आपके लिए कि गिज्जू भाई की एक सबसे महत्वपूर्ण कृति जो दिवा स्वप्न है, दिवा स्वप्न में गिज्जू भाई ने प्राथमिक पाठशालाओं में जो पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया है, जो जिस तरीके से पढ़ाने का उनका तरीका है, उन सब की आलोचना की है। उन्होंने प्राथमिक पाठशाला के भावी स्वरूप की रूपरेखा तैयार की है, उसका सारा वर्णन दिवा स्वप्न में उनको उनकी कृति में मिलता है। तो यह था हमने जो आज आपको एक्सप्लेन किया गिज्जू भाई का टीचिंग मेथड्स और इसके अलावा चाइल्ड लेक्चर, ये हम आज यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं क्योंकि बाकी का हमने कल आपको बता दिया था। इसके बाद में नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे, प्लेटो। वेस्टर्न एजुकेशनल थिंकर्स। अभी तक आपने इंडियन थिंकर्स के बारे में पढ़ा था, भारतीय विचारक। अब आप आज पढ़ेंगे वेस्टर्न एजुकेशनल थिंकर्स। ये आपका न्यू चैप्टर है अकॉर्डिंग टू सिलेबस, लेसन नंबर 5। यह आप लोगों को सबको पता है कि शिक्षा शास्त्री जो हैं, एजुकेशनिस्ट, चाहे वो वेस्टर्न कंट्रीज़ में पैदा हुए हों या फिर हमारी भारत भूमि में, इंडिया में, लेकिन सभी का जो उद्देश्य जो है, सभी का उद्देश्य शिक्षा को
सभी के हित के लिए या सर्वहित के योग्य बनाना, सभी के हित के लिए योग्य बनाना, सर्वहित के लिए योग्य बनाना। तो इनमें से हम आपको बता रहे जैसे कि रूसो है, फ्रॉवेल है, जॉन डीवी है, मारिया मांटेसरी हैं और पेस्टोलॉजी, ये कुछ वेस्टर्न थिंकर्स हैं जो कि आपके सिलेबस में है। तो इनमें से आज आपका सबसे फर्स्ट जो टॉपिक है वेस्टर्न थिंकर्स का वो है प्लेटो। प्लेटो आज आपको इनके बारे में देखना है ज़रा। प्लेटो जो है यह वेस्टर्न थिंकर्स हैं, पाश्चात्य विचारक हैं। प्लेटो अपने समय के महान विद्वान थे। एथेंस की सभ्यता जो है, कल्चर ऑफ एथेंस, एथेंस की जो सभ्यता जो है वो प्लेटो के विचार की ही देन है। प्लेटो के पिता जो हैं अरिस्तन, प्लेटो के पिता अरिस्तन एक अच्छे खिलाड़ी थे, एक अच्छे खिलाड़ी थे। चूँकि उस समय शिक्षा का माध्यम जो था, शिक्षा जो थी वो खेलों और संगीत के माध्यम से दी जाती थी, स्पोर्ट्स और म्यूज़िक के माध्यम से, और प्लेटो को भी इसी तरीके से शिक्षा दी गई थी। तो इसमें हम आपको बताना चाह रहे हैं कि प्लेटो के जो गुरु थे सुकरात थे। तो प्लेटो का जो जन्म है वो एक धनी और पूर्ण वैभव संपन्न घराने में एथेंस के अंतिम राजा क्राट्स के घर, एथेंस के अंतिम राजा क्राट्स के घर 427 ईसा पूर्व में हुआ था, 427 ईसा पूर्व में हुआ था। प्लेटो की माँ जो वो भी सोलन वंश की थी, वह भी धन और वैभव से परिपूर्ण घराना था। और प्लेटो चूँकि राजघराने का एक शाही पुत्र था, तो राजघराने से होने के नाते या राजघराने से इन्वॉल्वमेंट होने की वजह से उनको लोगों की परेशानियां क्या हैं उनके बारे में कुछ नहीं पता था। लोगों का हित क्या है या लोगों की परेशानी क्या है उनके बारे में उसको कुछ भी नहीं पता था। प्लेटो को सब कुछ अपने पिता अरिस्टन से प्राप्त हुआ था। तो जब तक वो टीनेजर की उम्र में आए, युवावस्था जब तक उन्होंने प्राप्त की, तब तक उन्होंने माहौल देखा एथेंस का, तो उनके कुछ मानसिक तनाव हुआ, कुछ मानसिक उथल पुथल हुई उनके दिमाग में, जिस कारण प्लेटो का जो शासन था वो निर्दयी शासक के हाथ में चला गया, निर्दयी शासकों के हाथ में चला गया। और सुकरात के साथ जो उनके गुरु सुकरात थे, और सुकरात के साथ में जिस तरीके से निर्दयी व्यवहार किया गया था कि उनको विष दे करके उनके प्राण लिए गए थे, यह घटना देख करके प्लेटो का मन और क्षुब्ध हो गया, जिसकी वजह से उन्होंने, जब यह घटना हुई थी तब वह 28 वर्ष की उम्र में थे। चूँकि प्लेटो सुकरात के शिष्य थे, उनके पास में 10 वर्ष तक इन्होंने शिक्षा दीक्षा प्राप्त की थी, 10 वर्ष तक उनके साथ में रहे। और जब सुकरात को प्राणदंड दिया गया तब यह 28 वर्ष के थे। आश्चर्य तो इस बात का है कि प्लेटो जो है वो एक राजघराने से और सुकरात जो थे वो एक गरीब परिवार से थे, लेकिन उनका इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जब उनके गुरु सुकरात को प्राणदंड दिया गया तब यह सब घटना देख करके, सुन करके वह क्षुब्ध हो गए और उन्होंने एथेंस को छोड़ दिया। एथेंस छोड़ करके विश्व भ्रमण के लिए चले गए। विश्व भ्रमण के लिए वह मिस्र गए, इटली गए, मेगारा और भारत आदि की यात्रा की।
और अपने गुरु की यादें उन्हें रह रह करके शेष छूटे हुए कार्यों को करने के लिए प्रेरित करती रही। प्लेटो हालांकि 10 वर्ष तक एथेंस से बाहर रहे, जगह जगह घूमते रहे, लेकिन उन्होंने 10 वर्ष के बाद पुनः एथेंस वापस लौट करके आए और वहाँ उन्होंने एक एकेडमी की स्थापना की। उन्होंने वहाँ पर एक एकेडमी नामक शिक्षण संस्था की स्थापना की और वहाँ पर उन्होंने 40 वर्ष तक शिक्षण कार्य किया। वहाँ पर उन्होंने 40 वर्ष तक शिक्षण कार्य किया और प्लेटो की एकेडमी जो थी, उन्होंने जो एक एकेडमी नामक शिक्षण संस्था की स्थापना की थी और वहाँ पर मनोविज्ञान, दर्शन शास्त्र, संगीत, गणित, राजनीति विज्ञान आदि विषयों की शिक्षण की व्यवस्था थी। तो प्लेटो की कुछ प्रमुख रचनाएं भी हैं, जिनका 7 रचनाओं का तो वर्णन दिया गया, लेकिन आपको सिलेबस में सिर्फ 6 रचनाओं के बारे में बताया गया है। तो उनकी जो 6 रचनाएं हैं वो हम आपको बताते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट तो हो गई उनकी रिपब्लिक, उसके बाद में है द लॉज, उसके बाद में नेक्स्ट आती है सिम्पोसियम, उसके बाद क्रीटो, आफ्टर दैट उसके बाद फीडो, और इसके बाद में सबसे लास्ट इनकी है एक एपोलॉजी। ये उनकी 6 रचनाएं हैं। आपको ऐसा नहीं है कि सीक्वेंस में याद करना है, आपको सीक्वेंस में नहीं याद करना है, आपको अल्टरनेट जैसे याद रह जाए आपको वैसे लर्न करना है। पहले रिपब्लिक, द लॉज, क्रीटो, फीडो, सिम्पोसियम एंड एपोलॉजी, जिसमें से इनकी जो रिपब्लिक और द लॉज जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। चूँकि जो रिपब्लिक जो है, रिपब्लिक में प्लेटो ने एक आदर्श राज्य की रूपरेखा रखी है कि एक राज्य जो है उसका निर्माण किस प्रकार से होना चाहिए, एक आदर्श राज्य किस प्रकार का होना चाहिए, उसकी रूपरेखा उन्होंने अपने रिपब्लिक में रखी है। चूँकि प्लेटो व्यक्ति को एक आदर्श नागरिक बनाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपनी शिक्षण संस्था एकेडमी में भी उसी तरीके के सब्जेक्टों का निर्धारण किया, जैसे कि मनोविज्ञान है, गणित है, राजनीति शास्त्र है, राजनीति विज्ञान है, ठीक है, और संगीत है। इन्हीं सब विषयों का उन्होंने निर्धारण किया, उन्हीं सब का शिक्षण कार्य चलता रहा। तो जैसा कि हमने आपको बताया है कि इन कृतियों के नाम आप याद कर लेना, रिपब्लिक, द लॉज, सिम्पोसियम, क्रीटो, फीडो, एपोलॉजी, जिसमें से रिपब्लिक और द लॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 2 नाम उनकी 6 कृति में से। आप लोगों के 1 नंबर में पूछा जाता है कि रिपब्लिक जो है ये रचना किसने की है, या क्रीटो है। वैसे रिपब्लिक और लॉज में से ही पूछते हैं मोस्टली, लेकिन फिर भी आप इन 6 के नाम याद करें ना, बहुत ज़्यादा मोस्ट टिपिकल तो है नहीं है कि बहुत ज़्यादा टिपिकल हो तो आप जो याद ना कर पाओ। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं कि मीनिंग ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू प्लेटो। प्लेटो के अनुसार शिक्षा है क्या, शिक्षा का क्या अर्थ है। तो प्लेटो ने ये कहा है कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय उस प्रशिक्षण से है, उस ट्रेनिंग से है जिससे कि अच्छी आदतों के द्वारा बालक में नैतिक गुणों का विकास किया जाए। आज हम यहीं पे छोड़ रहे हैं आपका, कल इससे आगे बढ़ें। गुड डे।